Hi everyone, welcome back. In this video, we will be discussing the 8th chapter of Class 9 Movements. The name of the chapter is A House is Not a Home. चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को भी समझते हुए चलेंगे. आइए शुरू करते हैं. So this story highlights the thin difference between a house and a home. A house is just a building where people live, and a home is a place where a family lives together with love and affection. तो इस स्टोरी में नैरेटर का घर जल जाता है, फिर उनको एक नया घर मिलता है. Then he realizes that his home is the one built by the love and affection of his family and his loved ones. लव और अफेक्शन, फैमिली की टुगेदरनेस के साथ जो बनता है वो ही वाकई में एक घर होता है. ये चीज उन्हें रियलाइज होती है. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन. माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माय क्लास विद ऑल सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. तो यहाँ पर नैरेटर बोल रहे हैं जैसे ही वो हाई स्कूल में एंटर करते हैं उन्हें बहुत ऑकवर्ड फीलिंग आती है, क्योंकि उनका स्कूल चेंज हो चुका है. उनका जो जूनियर स्कूल था वो उसमें अपने क्लास के हेड थे, और जैसे कि क्लास हेड को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, उन्हें भी वो प्रिविलेजेस मिला करते थे एक सीनियर होने के तौर पर और क्लास का हेड होने के तौर पर. अब उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया है, उनका स्कूल चेंज हो चुका है. उनको हाई स्कूल के लिए एक दूसरे स्कूल में भेजा गया है और वो एक फ्रेशर की तरह हैं उस स्कूल में. नए नए गए हैं ना चूंकि, तो उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है. पुराने स्कूल में क्लास हेड थे, अभी नया नया स्कूल है, कोई जान ना पहचान, उतनी सारी सीनियरिटी और रिस्पेक्ट जो उन्हें पुराने स्कूल में मिलती थी वो सब छोड़कर एक फ्रेशर की तरह शुरू करने में स्कूल लाइफ उन्हें बहुत ऑकवर्ड लग रहा है. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. नैरेटर बोल रहे हैं कि ये जो नया स्कूल मुझे मिला है ये पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा है, और चीजें और खराब करने के लिए कुछ ऐसा सितम हुआ कि मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त थे उन्हें किसी और हाई स्कूल में भेजा गया और मुझे किसी और. तो नैरेटर बहुत आइसोलेटेड यानी कि अकेला फील कर रहे हैं. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. तो वो अपने स्कूल को, जो उनका पुराना स्कूल था, उसे बहुत मिस करते थे और कभी कभी अपने पुराने टीचर्स से मिलने वो पुराने स्कूल चले जाया करते थे. और पुराने स्कूल के टीचर्स उनको इनकरेज किया करते थे कि तुम्हारा जो नया स्कूल है उसमें जो भी करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट किया करो, ताकि तुम्हें नए लोग मिले, तुम्हारी किसी के साथ दोस्ती हो और तुम्हें वो स्कूल अच्छा लगने लग जाए. उनके पुराने टीचर्स बोलते थे कि कुछ समय लगेगा तुम्हें वहां पर एडजस्ट होने के लिए, पर एक बार तुम सेटल हो गए तो you'll end up loving that school more than you love this one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in nonetheless. उनके पुराने स्कूल के टीचर्स उन्हें कहते हैं कि जब तुम एक बार उस स्कूल में सेटल हो जाना तब भी तुम हमारे पास हमसे मिलने आना. तो नैरेटर को अपने टीचर्स की ये बातें अच्छी लगती हैं, उन्हें सुन के अच्छा लगता है कि हाँ विद टाइम मैं अपने स्कूल में सेटल हो जाऊंगा. One Sunday afternoon,
Not long after I had started high school, I was sitting at home at a dining room table doing homework. It was a cold, windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. तो एक संडे के दोपहर में उन्होंने जब अपना हाई स्कूल स्टार्ट ही किया था, स्टार्टिंग डेज की बात है, एक संडे को वो अपने डाइनिंग रूम के टेबल पे बैठे हुए थे. ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क और वो दिन बहुत ठंडा था और स्नोफॉल हो रही थी. उनके घर में जो फायर प्लेस था वहां पर फायर जल रही थी ताकि उनका जो घर है वो गर्म रहे. एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. तो उनके घर में फायर प्लेस में आग जल रही है क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा है और उनकी जो एक कैट है जो रेड कलर की है वो हमेशा की तरह उनके पेपर्स के ऊपर बैठकर आवाजें निकाल रही है. कभी कभी नैरेटर के पेन पर जोर से मार दे रही है, ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए. She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. Zan की वो किटन उनको बहुत प्यारी थी, वो उन्हें बहुत प्यार करते थे. वो कैट कभी भी उनसे दूर नहीं रही. उन्होंने उस कैट को रेस्क्यू किया था, बचाया था जब वो बहुत छोटी सी थी और समहाउ उस कैट को पता था कि हमारे नैरेटर ने उसे बचाया है, उसे अच्छी लाइफ दी है. तो वो कैट हमेशा जैन के पास ही रहती थी और जैन को भी एक बहुत अटैचमेंट थी अपनी कैट से. माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म. सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग. नैरेटर की मम्मी फायर प्लेस में कुछ कुछ देर बाद लकड़ियां डाल दे रही थी ताकि घर उनका गर्म रहे. कुछ देर बाद नैरेटर को एक बहुत अजीब सी स्मेल आती है और फिर वो एक चीज नोटिस करते हैं कि उनकी सीलिंग से धुआं आ रहा है. द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी. ग्रुपिंग आवर वेज टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इनटू द यार्ड. और देखते ही देखते कुछ ही चंद पलों में पूरा का पूरा कमरा धुएं से भर जाता है. उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. वो लोग कैसे तैसे बड़ी मुश्किल से रूम से बाहर निकलकर यार्ड की तरफ आते हैं. बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज इनकल्व्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली. तो जैसे ही वो यार्ड में बाहर आते हैं वो देखते हैं उनकी जो छत है उसको पूरी तरह से आग ने घेर लिया है. उनकी छत पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई है और वो आग पूरे घर में फैलती जा रही है. आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट व्हाइल आई वॉच्ड माई मदर टू रन बैक इनटू द हाउस. जो जैन है हमारे नैरेटर, वो भागकर अपने पड़ोसी के घर जाते हैं ताकि वो फायर ब्रिगेड को कॉल कर सके. इतने में वो देखते हैं कि उनकी मम्मी वापस से घर में चली गई. माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the land and in a crazed state ran back into the house. कुछ समय बाद उनकी मम्मी घर से बाहर निकलती हैं एक छोटा सा मेटल का बॉक्स लेकर जिसमें पूरे important documents हैं. वो उस डब्बे को यूं ही लॉन में पटक देती हैं और एकदम बौखलाई हुई वापस से घर में चली जाती हैं. I knew what she was after. My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and the letters go up in the flames. They were the only things that she had to remember him by. Still, I screamed at her, "Mom, no!" जैसे ही उनकी मम्मी वो मेटल का बॉक्स पटक कर वापस घर में जाती हैं, नैरेटर समझ जाते हैं कि वो क्या करने जा रही हैं. नैरेटर यहाँ पर बताते हैं कि उनके फादर की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी जब नैरेटर बहुत ज्यादा छोटे थे. तो नैरेटर जानते हैं कि उनकी मम्मी डेफिनेटली घर के अंदर पापा के कुछ
पुराने लेटर्स और उनकी कुछ पिक्चर्स लेने गई हैं। वो इतनी आसानी से उनके लिखे हुए लेटर्स और पिक्चर्स को नहीं जलने देती, क्योंकि नैरेटर के फादर को याद करने के लिए उनके पास वही एक आखिरी निशानी थी। फिर भी नैरेटर ने अपनी मम्मी पर चिल्ला दिया, मॉम नो, बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू लूज हर मदर। उनको डर था कि कहीं ये अंदर जाएंगी और इन्हें कुछ हो ना जाए बस। हालांकि वो जानते थे कि पापा की पिक्चर्स और उनके लेटर्स मम्मी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल ही स्क्रीम्ड कि नहीं मम्मी मत जाओ अंदर। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. नैरेटर बोलते हैं, मैं जैसे ही मैं देखता हूँ मेरी मम्मी अंदर जा रही है, मैं भी उनके पीछे भागकर घर में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये पाता हूँ कि एक बड़ा सा हाथ मुझे पकड़ लेता है। तो वो एक फायरमैन था और नैरेटर ने नोटिस नहीं किया था कि गली ऑलरेडी फायरमैन से भर चुकी है, फायर ट्रक्स बहुत सारे आ चुके हैं। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प, येलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर। तो नैरेटर अपने हाथ को फायरमैन से छुड़ाने की कोशिश करते हैं और ये चिल्लाते हैं कि तुमको नहीं पता, मेरी मम्मी अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. उस फायर फाइटर ने नैरेटर को पकड़ करके रखा जब तक दूसरे फायर फाइटर्स अंदर नहीं चले गए। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I'd run. He was right. तो फायर फाइटर को भी समझ आ रहा था that the narrator is not acting very logically. वो समझदारी से बिल्कुल काम नहीं ले रहा और फायरमैन ने नैरेटर का हाथ पकड़े रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने इसका हाथ छोड़ा तो ये डेफिनेटली घर में भाग जाएगा। इट्स ऑल राइट, they'll get her, he said. तो नैरेटर को वो फायरमैन बोलता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारी मदर को ये जो अंदर जा रहे हैं ये डेफिनेटली लेकर आएंगे बाहर। He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. तो एक फायरमैन ने नैरेटर के बॉडी पर ब्लैंकेट लपेट दिया और उसे कार में बिठा दिया और कुछ देर बाद एक फायरमैन उनके घर से ही नैरेटर की मदर को लेकर आ रहा होता है, एक टो पर, जो स्ट्रेचर जैसा होता है उस पर। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. तो जल्दी से वो फायर फाइटर्स नैरेटर की मदर को फायर ट्रक तक लेकर जाते हैं और एक ऑक्सीजन मास्क उनको लगा देते हैं। I ran over and hugged her. तो वो नैरेटर भागकर अपनी मम्मी के पास जाता है और उनको हक कर लेता है। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. तो नैरेटर यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी टाइम मेरी मम्मी से मेरी कुछ बहस हुई है या जितने भी पल मैंने उनसे नफरत की है, वो सारे एकदम से मेरे दिमाग से ही चले गए जैसे ही मुझे ये ख्याल आया कि कहीं मैं अपनी मम्मी को खो ना दूं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। वी समटाइम्स आर्ग्यू विद आवर मदर, समटाइम्स वी हेट हर, पर जैसे ही उनको कुछ होने का ख्याल ही हमारे मन में आता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ तो नैरेटर की मदर की जान भी जा सकती थी। तो इस डर ने उन्हें घेर लिया था। उनके सारे गिले शिकवे रंजिशें सब खत्म हो गई अपनी मम्मी से और उन्होंने अपनी मदर को हक कर लिया। शी इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन। एक फायरमैन नैरेटर को इतना ज्यादा परेशान देखकर बोलता है कि कोई बात नहीं, आपकी मदर ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। इन्होंने जस्ट थोड़ा सा धुआं इनहेल कर लिया है, कुछ देर बाद शी विल बी ऑल राइट। एंड देन ही रैन बैक टू द फाइट, द फायर, while my mother and I sat there dazed. इतना ये फायरमैन कहता है कि कोई बात नहीं, इन्होंने थोड़ा सा स्मोक इनहेल कर लिया है, ये ठीक हो जाएंगी। इतना बोलते ही वो वापस से उस भीषण आग से लड़ने चला जाता है, जबकि नैरेटर और उसकी मदर बाहर ही बैठे हुए फायर ट्रक में। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट।
तो नैरेटर को अच्छी तरह से याद है कि उनकी आंखों के सामने कैसे उनका पूरा का पूरा घर जल गया और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे उस वक्त. 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me. I had not seen my cat. करीब 5 घंटे बाद जो फायर है वो लगभग बुझ गई है, उनका पूरा का पूरा घर जल चुका है. पर सडनली नैरेटर के दिमाग में एक ख्याल आता है, यार मैंने बड़े देर से अपनी कैट नहीं देखी. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. उनके मन में एक बहुत बड़ा डर आ गया. उन्हें पता नहीं कि उनकी कैट किधर है. जब से घर में आग लगी उन्होंने एक बार भी अपनी कैट को देखा नहीं. उन्हें कहीं पर भी उनकी कैट नहीं मिल रही थी. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss, big time. तो नैरेटर अपनी कैट को पास नहीं पाते हैं तो अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आता है, मेरे नए स्कूल में एडमिशन होना और पुराने दोस्तों का मुझसे अलग होना, बाकी दोस्तों का एक साथ एडमिशन होना, मेरा उनसे अलग होना, मेरे घर में आग लग जाना और अब मेरी बिल्ली का मुझसे दूर चले जाना. बहुत ज्यादा लॉस झेल रहा हूं मैं. बड़ा मुश्किल का समय है ये मेरे लिए. The fireman would not let us go back into the house that night. अब फायरमैन उनको वापस तो घर में जाने नहीं देंगे ताकि वो जाके देख सके उसकी बिल्ली किधर है. तो क्योंकि अभी भी बहुत सब कुछ डेंजरस है, फायरमैन उन्हें अंदर नहीं जाने देगा. It was still too dangerous, dead or alive. I could not imagine living without knowing about my cat. तो नैरेटर सोचते हैं, जिंदा हूं मैं या मर जाऊं, मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे पता ना चले कि मेरी कैट कहाँ पर है और मैं ऐसे ही चले जाऊं बिना उसके बारे में जाने. रिगार्डलेस आई हैड टू गो. पर फिर भी उनको जाना पड़ा क्योंकि इतनी रात को अब फायर फाइटर्स बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे नैरेटर को या किसी को भी अंदर जाने के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत डेंजरस था वहां का सिनेरियो. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. तो उन्होंने अपनी कार में कपड़े ही कपड़े बिछा दिए, अपनी पीठ के तरफ थोड़े कपड़े लगा दिए और फायरमैन के कुछ ब्लैंकेट्स उन्होंने ओढ़ लिए और वो लोग मतलब नैरेटर और उनकी मदर दोनों नैरेटर के ग्रैंड पेरेंट्स के घर रात बिताने के लिए चले गए. द नेक्स्ट डे, मंडे, आई वेंट टू स्कूल. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. तो संडे को ये सब वाकया हुआ, उनके घर में आग लग गई. वो संडे को ही रात को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए रात बिताने के लिए. अगले दिन मंडे था तो नैरेटर स्कूल गए. संडे को उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो ही उनको मंडे को पहननी पड़ेगी स्कूल में. तो चलो ड्रेस का तो फिर भी ठीक है, पर उनके पास शूज ही नहीं थे. उनके घर में सब कुछ उनका जल गया, कपड़े, शूज, एक्सेसरीज, बेड शेड, सब कुछ. I had kicked them off when I was doing my homework. नैरेटर को याद है कि नैरेटर के जो शूज थे, अपना होमवर्क करते करते कब उन्होंने उसे लात मार दी शूज को, उन्हें पता नहीं चला. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. नैरेटर बोल रहे हैं कि मेरे पास जूते नहीं है पहनने के लिए, चलो ड्रेस तो पुरानी है जो मैंने पहन रखी थी वही पहन लूंगा, पर मेरे पास शूज तो है ही नहीं. So he had to borrow tennis shoes from his aunt. तो नैरेटर को अपनी आंट से टेनिस शूज मांगने पड़े. Why could not I just stay home from school? My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by everything. नैरेटर सोचते हैं मैं घर में क्यों नहीं रह सकता यार, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, पर मेरी मम्मी मेरी बात ही नहीं सुनेंगी. नैरेटर उस वक्त बहुत एम्बैरेस्ड महसूस कर रहे थे
कपड़े भी वो पुराने ही पहनकर उन्हें जाना पड़ा क्योंकि उनके सारे कपड़े जल चुके थे। शूज़ भी उन्होंने किसी और से मांगा। उन्हें बहुत अजीब सा फील हो रहा था। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैकपैक वॉज गॉन। तो नैरेटर बोलते हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आई वॉज वेरी एम्बैरेस्ड क्योंकि जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बहुत अजीब लग रहे थे क्योंकि वो एक दिन पुराने थे, और मेरे पास कोई बुक नहीं थी, ना ही होमवर्क था क्योंकि सब कुछ जल गया था आग में, और उनका जो बैकपैक है वो भी आग में जल चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। नैरेटर यहाँ पर हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि मेरे बैकपैक में मेरी जान बसती थी। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, द वर्स इट गॉट। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटसाइडर एंड गीक ऑल माई लाइफ? तो नैरेटर सोचते हैं जितना अच्छे से मैं लाइफ को जीना चाहता हूँ, जितना अच्छे से मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, उतनी चीज़ें खराब होती जा रही हैं। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट? नैरेटर खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है? क्या मेरी किस्मत में आउटकास्ट होना ही लिखा है? आउटकास्ट इज बेसिकली अ पर्सन हु इज रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। तो वो सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसी किस्मत क्यों है मेरी? That's what it felt like. I did not want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. नरेटर बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि सारे मुश्किलें, सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही आ रही हैं। मुझे बड़ा नहीं होना, लाइफ को इस तरह से हैंडल नहीं करना। अगर बड़े होने के बाद ये सब होता है, अगर बड़े होकर लाइफ इस तरह से हो जाती है तो मुझे बड़ा नहीं होना। आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, पर इस तरह की लाइफ मुझे नहीं चाहिए। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। एवरीथिंग फेल्ट surreal and I was not surprised what was going to happen. All the security I had known from my old school, my parents, my house and my cat had all been ripped away. So narrator is saying कि एक zombie की तरह मैं पूरे स्कूल में घूम रहा था, because he was feeling very dull and lifeless. He felt very insecure क्योंकि उसकी सारी की सारी belongings, उसके पुराने दोस्त, उसका पुराना स्कूल, उसका घर, उसका पेट कैट, सब कुछ उससे दूर जा रहा था, उससे दूर चला गया था। हालांकि when I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burnt was destroyed by the water and the chemicals they had used to put out the fire. तो जब वो घर वापस आ रहा था मंडे का स्कूल ख़त्म करने के बाद, तो वो अपना जला हुआ घर देखते हैं और वो देखकर शॉक हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा उनका घर डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो भी चीज़ जली नहीं है उसे पानी और केमिकल्स ने तहस नहस कर दिया है। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for her. नैरेटर बोलते हैं कि सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे घर में जली नहीं हैं, जो बाकी रह गई हैं। वो वही चीज़ें हैं जो आग में जब घर जल रहा था मेरी मम्मी अंदर जाकर फोटो एल्बम और डॉक्यूमेंट्स जो ले आई थी ना, बस वही बचा है, बाकी घर में सब कुछ जल चुका है। मेरी कैट मुझसे दूर जा चुकी है और मुझे बहुत दुख हो रहा है। So Zan had lost his cat and he's feeling very sad. There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go to buy some clothes for school. तो Zan कहते हैं ये टाइम दुख मनाने का, शोक मनाने का नहीं है। They had to rebuild their life. एक बार जो हुआ सो हुआ, एक नए सिरे से उन्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। अब उन्हें एक रहने की जगह, कपड़े, खाने पीने का सामान, जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं से तो अरेंज करने ही पड़ेंगे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वाज नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक।
Everything had gone up in the smoke. नरेटर बताते हैं कि उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे लेने पड़े उधार पर, क्योंकि कोई क्रेडिट कार्ड, कोई कैश, कुछ भी उनके पास नहीं बचा था. आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया था. That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. तो कुछ दिनों बाद कुछ वर्कर्स जले हुए घर के कुछ बचे हुए पार्ट्स को रिमूव कर रहे हैं. तो जैन और उसकी मदर पास ही में एक अपार्टमेंट रेंट पर लेकर रह रहे हैं, और जैन कभी कभी अपने पुराने घर को, जो अब जल चुका है, उसको देखने चले जाता है कि कैसे वर्कर्स सारी चीज़ों को निकाल रहे हैं. और वो इस उम्मीद में भी जाता है कि कहीं किसी कोने में उसकी कैट दबी हो किसी भी चीज़ के नीचे, तो वो मिल जाए. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along me, climb up my rope, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. तो नैरेटर को कहीं उनकी कैट का कुछ अता पता नहीं चलता. घर के जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं, या घर में अब जो भी वो राख है जिसे हटाना है, उसको वर्कर्स हटा चुके हैं. उसकी कैट अभी भी नहीं मिली. तो नैरेटर अपनी कैट से चूंकि बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, वो अपनी कैट को बहुत मिस कर रहे हैं. वो याद करते हैं कि जब सुबह सुबह वो अपनी सो रही कैट को डिस्टर्ब करते थे, तो वो उनके ऊपर चढ़कर उनके पॉकेट तक क्रॉल करके रेंग रेंग के पॉकेट में आ जाती थी और सो जाती थी. सो द नैरेटर वॉज मिसिंग हिज कैट वेरी बैडली. It always seems that bad news spreads quickly, and in my case it was no different. नैरेटर बोलते हैं, ऐसा सुना है कि जो बुरी खबर है वो आग की तरह फैलती है, और मेरे केस में ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ था. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. तो पूरे स्कूल में ये बात फैल गई. प्लाइट मतलब होता है सैड स्टोरी. तो पूरे स्कूल में टीचर, स्टूडेंट, सबको नैरेटर की जो दुख भरी कहानी है उसका पता चल गया. आई वॉज एम्बेरेस्ड एज इफ समहाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल. व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल. दिस वॉज नॉट काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. तो नैरेटर बहुत एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं, एज इफ के उनके घर में जो भी आग लगी है उसके रिस्पॉन्सिबल वो ही हों. तो नैरेटर कहते हैं कि क्या इतना अच्छा तरीका है ये स्कूल को स्टार्ट करने का. चूंकि नैरेटर के साथ सब कुछ गलत सलत होए जा रहा है जब से उन्होंने नया स्कूल स्टार्ट किया है, तो ही इज फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड. सो ही इज सेइंग टू हिमसेल्फ कि ऐसी अटेंशन तो मुझे कभी नहीं चाहिए थी. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. तो नैरेटर के साथ सब बहुत अजीब से बिहेव कर रहे हैं. स्कूल में I was getting ready for my gym class at my locker. तो नैरेटर बताते हैं वो अपनी जिम क्लास के लिए उनके लॉकर के पास रेडी हो रहे थे. People were miling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of few past weeks, nothing would surprised me. वो अपने लॉकर के पास थे, जिम क्लास की तैयारी कर रहे थे, तो लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए हैं और जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं. ये चीज़ उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग थी, पर पिछले 3-4 दिनों में इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें उनके साथ हो रही हैं कि उन्हें वो छोटी चीज़ सरप्राइजिंग नहीं लगती है. इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम. देन आई सॉ व्हाई. ऐसा देख के लग रहा था कि सब बहुत जोरों शोरों से चाहते हैं कि नैरेटर जिम क्लास में चले जाएं या जिम में चले जाएं. और जैसे ही नैरेटर जिम पहुंचते हैं तब उन्हें समझ आता है कि सब उन्हें जल्दी जल्दी करने के लिए क्यों बोल रहे थे, जिम जाने के लिए क्यों बोल रहे थे. There was a big table set up with all kind of stuff on it just for me. जैसे ही वो जिम में एंटर करते हैं वो देखते हैं एक बड़ा सा टेबल वहां पर है और उसके ऊपर सारी की सारी जरूरत की चीजें सिर्फ नैरेटर के लिए रखी हुई हैं.
They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. नरेटर देखते हैं कि वहां पर हर तरह की चीजें रखी हुई हैं, जितने भी स्टेशनरी आइटम्स हैं, बुक्स, नोटबुक्स और सब कुछ, साथ में कुछ कपड़े, जीन्स, स्वेट शर्ट्स वगैरह. नरेटर की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब उस टेबल पर सजा कर रखी हुई हैं. इट वॉज लाइक क्रिसमस. सो नरेटर वॉज फीलिंग कि क्रिसमस की जैसा लग रहा है बिल्कुल. आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन. और नरेटर इस जेस्चर को देखकर उनके क्लासमेट्स के बहुत इमोशनल हो जाते हैं. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. नरेटर बोलते हैं ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे कभी बात भी नहीं करी वो भी आकर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे मुझसे. आई गॉट all kinds of invitation to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. नरेटर बताते हैं कि उनके सभी दोस्त लगभग बोलकर गए कि आप मेरे घर पे आ जाना, मेरे घर पे आ जाना. मतलब सब उनको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं और एक जेन्युइन कंसर्न नरेटर को सब दिखा रहे हैं. और इस चीज को देखकर नरेटर बहुत ज्यादा इमोशनल फील करने लगते हैं. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. तो उस दिन जब ये वाकया हुआ, सब उनके साथ मिलकर उस सिचुएशन में थे. उन्हें जब ये एहसास हुआ तो उन्होंने चैन की सांस ली और पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ कि चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं. उन्होंने उस दिन दोस्त बनाए. A month later, I was at my school watching them rebuild it. तो एक बार फिर से एक महीने बाद उनका नरेटर का घर जो है वापस से बन रहा था. But this time it was different. I was not alone. पर इस बार चीजें कुछ अलग थी क्योंकि वो अकेले नहीं थे. I was with two of my new friends from school. अब चीजें अलग इसलिए हैं क्योंकि नरेटर अपने दो दोस्तों के साथ हैं, यानी कि उन्होंने अपने स्कूल से 2 नए दोस्त बना लिए हैं. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to the all wonderful people around me. So narrator is saying कि इस इंसिडेंट ने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया है. वो नेगेटिविटी से बाहर आए हैं और उन्होंने नए दोस्त बनाए हैं. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनका जो घर है वो वापस से बन रहा है. सिमिलरली उनकी लाइफ भी वापस से रीबिल्ड हो रही है. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard some walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned to see who it was, I could not believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. तो नरेटर और उनके दोस्त पेवमेंट पे बैठे हुए थे. जैन का नया बेडरूम कैसा होगा उन बातों को डिस्कस कर रहे थे. इतने में वो रियलाइज करते हैं कि उनके पीछे कोई है और उनके पास ही चल के आ रहा है. इतने में पीछे से आवाज आती है कि क्या ये आपकी है. तो जैसे ही जैन घूमकर देखते हैं वो पाते हैं कि एक फीमेल उनकी कैट को अपने हाथों में लेकर खड़ी है. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. तो नरेटर देखते ही अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर पाते. वो तुरंत अपनी कैट को उस लेडी के हाथ से ले लेते हैं और अपनी गोद में उसे बिठा लेते हैं. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. तो जैन अपनी बिल्ली को अपने बहुत पास पकड़कर बहुत जोर से रोते हैं. अब चूंकि वो कैट अपने मालिक से वापस मिल चुकी है, इस रीयूनियन पे वो कैट एकदम हैप्पी साउंड निकालती है और जैन के जो दोस्त हैं वो उसके आसपास हैं, बहुत खुश हैं, एंड दे आर जंपिंग अराउंड. अपेरेंटली
My cat has been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. तो फायर की वजह से जैन की कैट बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करी थी. वो 1 मील दूर भाग के चली गई थी बिकॉज शी वॉज वेरी स्कैर्ड. ऑल्दो कैट के कॉलर बोन पर जो पट्टा था उस पर उन लोगों का फोन नंबर लिखा हुआ था, पर उनके फोन डिस्ट्रॉय हो चुके थे तो कॉल्स तो लगेंगे नहीं. उस ब्यूटीफुल लेडी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए और उन तक पहुंच गई फाइनली, क्योंकि उस लेडी को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो कैट अपने मास्टर को डेफिनेटली मिस कर रही होगी. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss, tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and a loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. तो जैन अपनी बिल्ली को अपने हाथों में लेकर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है. तो जो भी दुख था उसके लाइफ में 3-4 दिन से, जो बहुत स्ट्रेंज चीजें उनके साथ हो रही थी, वो सब एकदम से खत्म हो गई. ही वॉज हैप्पी एंड ही वॉज वेरी थैंकफुल फॉर गेटिंग अ न्यू लाइफ विच गॉट हिम न्यू फ्रेंड्स. और एक ऐसी वुमेन, एक ऐसी दयालु वुमेन जिसने उनकी कैट को इतनी मेहनत करके रिटर्न किया. So his cat was back and so was he. उनकी कैट वापस से उनकी जिंदगी में आ चुकी है and he got a new life. So Zan became full of life when he realized that life was not about material possessions. जब उन्हें realize होता है that life is not about materialistic things, but life is about love, affection and being with the ones loved ones. लाइफ मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं है. लाइफ इज ऑल अबाउट अफेक्शन, लाइफ इज ऑल अबाउट लव, और ऐसे लोगों के साथ में रहना जो वाकई में आपसे प्यार करते हैं. तो अ हाउस इज नॉट अ होम, जो स्टोरी का टाइटल है, वो हाउस और होम के बीच का ये जो थिन लाइन डिफरेंस है उसको दर्शाता है कि हाउस इज ओनली मटेरियलिस्टिक और वो होम तभी बनता है जब लव, अफेक्शन, टुगेदरनेस के साथ पूरी फैमिली रहती है. सबके ब्लेसिंग्स जब हमारे साथ में होते तभी वाकई एक मकान घर बनता है. इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है. आई होप चीजें आपको समझ आई हों. जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.